गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार शाह, सहायक शिक्षक आरके +2 हाई स्कूल हिरनपुर पाकुड़। पिछले सेशन में हम लोगों ने परख मॉडल सेट 3 का ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप का सॉल्यूशन किए हैं। अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होता है। 6 प्रश्न रहते हैं इस सेक्शन में, जिसमें आप लोग को किन्हीं 4 का उत्तर करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये द्विघात समीकरण का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें विविधकर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति और मूल। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। तो 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। जब इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के मूल रूप में जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा a = 2, b = -6 और c = 3। इसलिए जब हमको ए बी मिल जाता है, ए बी सी, तो हम लोग विविधकर डी बराबर हम लोग ज्ञात करते हैं। विविधकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ पर हमको मान बिठाना है। b का मान कितना है? -6, तो -6 का स्क्वायर, -4a का मान है 2, तो 2, c का मान है 3, तो 3। अब जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 36, और इधर 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 36 में 24 गया, कितना बचेगा? 12, जो कि 0 से क्या है? बड़ा है। तो हम लोग इसको शर्त के आधार पर लिखते हैं। चूंकि d जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। अब हम लोग जब हम मूलों की प्रकृति बता दिए, तब हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे। हम लोग लिखेंगे इसीलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र मेरा होता है x = -b ± √d/2a। अब यहाँ पर मान रखते हैं -b, तो माइनस पहले है और b का मान माइनस कितना है? 6 है, प्लस माइनस रूट के भीतर 12/2 गुना a का मान है 2। तब इसको हम लोग जैसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस वहाँ 12 में से हमको लिख सकते हैं 12 को 2 गुनी 3, अब बाय हम नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग होगा 6 प्लस माइनस 1 2 बाहर आएगा, भीतर में रह जाएगा 3, बाय यहाँ 2 दूनी 4। अब हम ध्यान दीजिए, इसके पास भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसके पास बचेगा 3 और वहां भीतर में बचेगा √3 और नीचे होगा 4, तो ये 4 काटेगा इसको तो 2 बार में। तो इस प्रकार जो है मेरा मिलेगा हमको 3√3 प्लस माइनस रहेगा /2। अब इसको हम लोग दो समय मेरा जो है 2 शून्य निकलेगा, 2 मूल निकलेगा, इसीलिए हम लोग का अल्फा बराबर प्लस वाला पार्ट लेंगे, तो 3 + √3/2 और बीटा बराबर होगा 3 - √3/2। यही 2 मेरा मूल हो गया। ठीक, तो इस द्विघात समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना था, तो मूल मेरा प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं। अगला नंबर सवाल है 48। ये है ऊंचाई दूरी से सवाल है।
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, गौर से देखिएगा। ए बी जो है हम क्या ले लिए, भवन, इसका ऊंचाई कितना है 7 मीटर। एक केबल टावर है, इसका नाम दे दिए सी डी, ठीक। केबल टावर और केबल टावर के शिखर और भवन के बीच का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक। और उसके पाद बिंदु मतलब टावर का निचला वाला भाग से कितना डिग्री का अवनयन कोण है 45 डिग्री। अगर यहाँ 45 होगा तो यहाँ भी 45 होगा, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग मान लिए टावर की ऊंचाई को अगर h मान लेते हैं, कितना h, और ये वाला दूरी मान लेते हैं x। तो देखते हैं हम लोग आगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माना भवन की ऊंचाई क्या माने हैं ए बी बराबर कितना 7 मीटर दिया हुआ है, 7 मीटर। टावर की ऊंचाई बराबर क्या है सी डी, इसको मान लिए हम लोग h, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे। त्रिभुज, अब देखिए गौर से, हम लोग का इस वाला त्रिभुज में बात करेंगे, ऊपर वाला। तो यहाँ नाम यहाँ पर ई कर देते हैं। तो ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो मेरा बनेगा ए ई डी में। इस त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में तो हम लोग का ये वाला भाग और ये वाला भाग, अगर ये पूरा x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर tan का 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है tan का लंब बाय आधार। तो लंब मेरा क्या कौन काम करेगा DE, और आधार मेरा काम होगा x, ठीक। और tan 60 का मान होता है √3 और DE बाय x। तो हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो DE बराबर हो जाएगा √3 इंटू x। इसको समीकरण 1 रख लेते हैं, ठीक। हम लोग अब फिर इस त्रिभुज में बात करते हैं, ये वाला त्रिभुज में, इस वाला त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग इसमें लगाएंगे कितना tan का 45 डिग्री, tan का 45 डिग्री। तो tan तो लंब बाय आधार, तो लंब का काम कौन कर रहा है यहाँ 7 मीटर ए बी, और आधार का काम कौन कर रहा है x। अब हम लोग जानते हैं tan 45 का मान होता है 1, तो हमारा हो जाएगा 1 बराबर 7/x। तो x बराबर हो गया 7 मीटर, ठीक। इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग गौर से देखिए, x मेरा ये वाला भाग हो गया और ये वाला भाग हो गया मेरा DE, ठीक। ए बी जो 7 है तो EC भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट भी मेरा होगा 7। अब हम लोग आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है DE बराबर कितना है √3 इंटू x, ठीक। समीकरण 1 में DE बराबर इतना। अब हम लोग चलते हैं इसमें, हम लोग इसीलिए लिखते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, पूरा h होगा, पूरा h। और h को हम लोग क्या दर्शा सकते हैं DE, ये वाला पार्ट जोड़ ये वाला पार्ट, तो DE जोड़ क्या आएगा EC, और DE का मान जो है मेरा निकाल चुके हैं हम √3 इंटू x, और प्लस EC का मान कितना होगा 7। अब गौर से देखिए x का मान यहाँ पर निकला है 7, तो लिखेंगे √3 इंटू 7 जोड़ 7। जब इसको हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, भीतर में बचेगा √3 + 1,
मेरा यही वाला मेरा आंसर हुआ, जो कि केबल टावर की ऊंचाई को दर्शाता है। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 49 सवाल बोल रहा है, यदि कोई रेखा किसी दिए हुए त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। एक्चुअली ये सवाल थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है तो पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, डी ये है ई। मेरा फिगर हो गया कंप्लीट। थेल्स का विलोम का ये फिगर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया हुआ रहता है? थेल्स प्रमेय में हमारा ये अनुपात दिया हुआ रहता है। तो ए बी सी में ए डी बाय डी बी ए ई बाय ई सी, ये दिया हुआ है। ठीक, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। अब हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि डीई जो है वो हो जाएगा समांतर किसका? बीसी का। डी जो है वो समांतर हो जाएगा बीसी का। रचना हम लोग का जरूरत है यहाँ, तो रचना करेंगे। रचना में यदि यदि डीई समांतर नहीं है बीसी का तो माना डीएफ समांतर है बीसी है। प्रमाण में हम लोग चलते हैं। हम लोग माने हैं डीएफ जो है समांतर बीसी है, इसलिए इसलिए थेल्स पर में लगा सकते हैं हम लोग यहाँ। थेल्स थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय हम लोग यहाँ पर लगा दिए। तो थेल्स प्रमेय हमारा क्या बोलता है? भुजा अनुपाती होगा। तो एडी बाय डी बी बराबर हो जाएगा ए एफ बाय एफ सी। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का चेहरा देखिए एक जैसा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का चेहरा एक जैसा है। दोनों का राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी हम लोग बराबर लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या प्राप्त हुआ हमको? ए ई बाय ई सी बराबर ए एफ बाय एफ सी, ये प्राप्त हुआ। जैसे इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, उनचास नंबर का ही सवाल है। आगे जैसे हम लोग इसको बढ़ेंगे तो ए ई बाय ई सी बराबर ए एफ बाय एफ सी,
हम लोग दोनों तरफ क्या करना है, एक एक जोड़ देना है। इसमें दोनों तरफ हम लोग को क्या करना है, एक एक जोड़ देना है। तो ए ई बाय ई सी जोड़ एक ए एफ बाय एफ सी जोड़ एक। अब जैसे दोनों तरफ एक एक जोड़े, एलसीएम लेंगे तो ई सी और यहां होगा ए ई जोड़ ई सी बराबर, यहां पर भी एलसीएम आएगा एफ सी ए एफ जोड़ एफ सी। और देखिए ए ई फिगर के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला था ए बी सी डी और ये ई था, और यहां पर था मेरा एफ। ठीक, तो गौर से देखिए ए ई जोड़ ई सी, इसका अर्थ भी होता है ए सी, और यहाँ पर नीचे आएगा ई सी। और ए एफ जोड़ एफ सी, इसका अर्थ भी होता है ई सी, बाय यहाँ आएगा एफ सी। अब ई सी कट गया तो बचा 1 बाय ई सी बराबर 1 बाय एफ सी। एसी कट गया तो 1 बाय ई सी बाय 1 बाय एफ सी। अब इसको जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ई सी बराबर हो जाएगा एफ सी। अब गौर से देखिए यहाँ पर ई सी मतलब ये वाला भुजा और एफ सी मतलब ये वाला भुजा। तो ये दोनों ई सी और एफ सी तो दोनों बराबर कब होगा, दोनों बराबर तभी होगा जब ई और एफ कहां पर होगा, एक ही बिंदु पर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यह तभी संभव होगा जब ई और एफ एक ही बिंदु पर होगा, एक ही बिंदु पर होगा। अगर ये दोनों एक ही बिंदु होगा तो हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं E बराबर एफ। ठीक, हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं E बराबर एफ। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग सवाल में देखे थे, चूंकि डी एफ जो समांतर है किसका, बीसी का है, इसीलिए डी ई, एफ के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, इसीलिए डी ई समांतर हो जाएगा क्या, बीसी का। यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, तो हम लोग ये प्रूफ कर दी। ये थेल्स का विलोम है, सब कोई इसको अच्छा से कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 50 नंबर। 50 नंबर जो सवाल है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा आसान सवाल है, देखते हैं। एक अर्धगोला के ऊपर एक क्या रखा हुआ, बेलन रखा हुआ है, और इस बेलन को रखने से, बेलन मतलब शंकु रखा हुआ है, और इस शंकु को रखने से एक नई आकृति बनता है, उसी को खिलौना इंडिकेट किया गया यहाँ पर। तो इसका कुल जो ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई, और इसका जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या हुआ 3.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो बेलन का हाइट है वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, हम लोग दोनों का अर्धगोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है और शंकु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, दोनों का जोड़ देंगे तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का होता है पाई आर एल। तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा 2r और यहां पर बचेगा l। पाई का मान
पाई का मान हम लोग 22/7 लेंगे। आर का मान कितना है 3.5। अब भीतर में 2 गुना आर का मान हो गया 3.5 जोड़ एल हमको चाहिए। तो एल जो होता है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं। चूंकि एल बराबर क्या होगा पाइथागोरस नियम लगा देंगे यहाँ पर। तो रूट के भीतर 12 का स्क्वायर जोड़ 3.5 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो निकलेगा यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर। मतलब मेरा एल निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। तो एल का मान यहाँ रख दिए। इसको जैसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा टोटल मान आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का ये सवाल भी हुआ पूरा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 में है माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए बड़ा आसान है। तो माध्य में हम लोग जानते हैं टेबल जो होता है वो 4 कॉलम का होता है। कितने कॉलम का होता है 4 कॉलम का। पहला वाला घर को बोलते हैं CI जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। दूसरा वाला घर को बोलते हैं FI। तीसरा वाला घर को बोलते हैं XI और चौथा वाला घर को बोलते हैं XI FI। अब मेरा पहला वर्ग अंतराल कितना है 40 से 45। दूसरा वाला पहला वर्ग अंतराल है 40 से 45। दूसरा है 45 से 55। पैंतालीस से 50। तीसरा है 50 से 55। चौथा है 55 से 60। पांचवा है 60 से 65। छठवां है 65 से 70 और सातवां है 70 से 75। ठीक, इस प्रकार मेरा टेबल कंप्लीट हो रहा है। पहला का बारंबारता 2, दूसरा का 3, फिर 8, फिर 6, फिर 6, फिर 3, फिर 2। अब एक्साई जो होता है वो होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। तो 40 और 45 को जोड़ेंगे तो 85। तो कितना होगा 42.5। ठीक, फिर 5 5 बढ़ते जाएगा तो 47.5, फिर 52.5, फिर 57.5, फिर 62.5, फिर 67.5, फिर 72.5। अब जब FI और XI इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमको यहाँ प्राप्त होगा पहला में 85, फिर 142.5, फिर 420, फिर 345, फिर 375, फिर 375 के बाद 202.5, फिर 145। ठीक, अब हम लोग इसको जब इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा FI लिखते हैं और इसका मान सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। और इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा FI XI आता है और इसको जोड़ेंगे सबको तो 1715 आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग माध्य जानते हैं। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान हो गया 1715 और बाय 30। इनको जब हम लोग काटेंगे आगे तो आएगा 57.5।
166। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 52 नंबर सवाल, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में जो टेबल होता है वही मेरा खड़ा रूप में लिख देते हैं, तो टेबल बन जाता है, जो दिया हुआ रहता है वही वाला। तो इसमें दो कॉलम होता है, पहला वाला CI और दूसरा FI। ठीक, तो पहला का जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, फिर 70 से 80। पहला का है 7 बारंबारता, फिर है 14, फिर है 13, फिर है 12, फिर है 20, फिर है 11, फिर है 15, फिर है 8। तो हम लोग को जो बहुलक, सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, बहुलक वर्ग चुनते हैं। क्या, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग किसको चुनते हैं, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, 20। तो बहुलक वर्ग चुनेंगे हम लोग इसको, किसको, 40 से 50 को हम लोग बहुलक वर्ग चुन लिए। ठीक है, अब जो मेरा बहुलक वर्ग होता है उसका बोलते हैं F1, उससे पहले वाला को बोलते हैं F0, उसके बाद वाला को बोलते हैं F2। ठीक, तो हमारा यहाँ पर L बराबर प्राप्त हुआ कितना, 40। H जो होता है वर्ग अंतराल के बीच का गैप, मतलब 10। F1 बराबर मेरा कितना प्राप्त हुआ है, 20। F0 कितना प्राप्त हुआ है, 12। और F2 कितना मिला है, 11। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक बराबर हमारा फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ बाहर में गुना होगा H। ठीक, अब L का मान 40, F1 है 20, तो 20 माइनस F0 12, बाय नीचे 2 गुना F1, तो 20 दूनी 40, माइनस F0 12 माइनस F2 11 गुना 10। इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 40 प्लस 12 में 20 में 12 गया तो 8, और ऊपर में 10 है गुना, तो 10, और नीचे 12 11 23, तो नीचे बचेगा 17। इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 47 दशमलव 44.7। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर। अब देख रहे हैं हम लोग परख सेट 3 का लॉन्ग क्वेश्चन भी मेरा पूरा हो गया। ये 52 नंबर सवाल था। अब हम लोग चलेंगे अगले सेट की ओर, जो सेट 5